लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो 20वीं शताब्दी के एक महान अर्थशास्त्री कौन थे, कीन्स थे, और पूछा था कि उन दो अर्थशास्त्रियों में से दूसरा अर्थशास्त्री कौन है। तो उसके लिए जाना जाता है मिल्टन फ्रीडमैन को, मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, तो जो मिल्टन फ्रीडमैन थे वो एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1912 से 2006 तक। ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि मिला था इन्हें 1976 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। इनकी जो थ्योरीज थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिनमें कि कंजप्शन थ्योरी काफ़ी फेमस है। कंजप्शन थ्योरी जो इनकी दी गई थी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से ये जो अर्थशास्त्री थे, इनकी कुछ एक बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, कई बुक्स में एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं, और कुछ बुक्स ऐसी हैं इंपॉर्टेंट है जो इन फ्यूचर पूछी जा सकती हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। सो 1962 में इनकी एक बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, और उसके बाद आता है कि 1992 में इनकी बुक आती है मनी मिसचीफ। ठीक है, मनी मिसचीफ। फिर आता है कि 1993 में इनकी एक और बुक आती है, वो है वाई गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, वाई गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री जो था मिल्टन फ्रीडमैन, इनका जो मुख्य थ्योरी थी वो मुद्रावाद कहलाती थी, है ना, जिसका ये समर्थन करते थे, मुद्रावाद, जिसको हम बोलते हैं मोनेटरिज्म। ठीक है, मोनेटरिज्म। तो इन्होंने कीन्स को बिल्कुल ही काउंटर किया था। ठीक है, तो 1930 में जो महामंदी के बाद कीन्स और कीन्जियनिज्म, है ना, कीन्स के जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता है केन्जियनिज्म, है ना। सो उन सबको, इनकी थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, और उस रिजेक्शन के आधार पर और उसको रिजेक्शन के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी कौन सी दी थी, मुद्रावाद, है ना, या मोनेटरिज्म जिसको अपने बोल देते हैं। ठीक है, सो ये एक अर्थशास्त्री के बारे में, हमने एक और अर्थशास्त्री के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि समष्टि जो अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना, कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है ना, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, अर्थ और प्रकृति। देखो क्या है कि जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बोला जाता है कि ये आर्थिक विश्लेषण की, वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो हमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है, सारी डेफिनेशंस याद भी नहीं रहती, जैसे कि समस्त इकाइयों, है ना, या फिर समग्र रूप, है ना। तो ये जो कुछ एक की टर्म्स हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो समष्टि की डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद आता है कि जैसे इसमें मतलब किन किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, किसको इस क्राइटेरिया के अंदर रखा जाता है कि वो ये समष्टि है ना। तो जैसे कि मान लो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों, है ना, या
समूह, जैसे कि क्या, किन किन चीज़ों को इसमें आप शामिल करोगे? नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, है ना। फिर उसके बाद जैसे आता है कि कुल विनिवेश, है ना, या कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ना। एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, है ना, पूर्ण रोजगार, जो कि क्लासिकल्स की जो एक महत्वपूर्ण अजम्पशंस रहती थी कि इकोनॉमी जो है हमेशा किस में रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है ना। फिर उसके बाद आता है कि टोटल आउटपुट, कुल उत्पादन, ठीक है, और कुल उपभोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, है ना। भी जैसे कीमत का निर्धारण तो हम किस में पढ़ते हैं, वो तो आता है व्यष्टि में, है ना, सामान्य मूल्य स्तर, है ना। तो इस तरीके से कि इन सब को, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि समग्र रूप में, है ना, पूरे देश में जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, कुल उत्पादन की स्थिति है, कुल उपभोग की स्थिति है, या सामान्य मूल्य स्तर की स्थिति है ना, जो एवरेज में हम चीज़ निकालते हैं, जैसे मान लो CPI हो गया, WPI हो गया, है ना। तो जो भी प्राइस इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स हैं वो सब किस में आते हैं, मैक्रो लेवल पे आते हैं ना। तो इसके बाद आता है कि इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी बोला जाता है ना, समष्टि अर्थशास्त्र को समग्र का अर्थशास्त्र, है ना, समग्र का अर्थशास्त्र, यानी फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। किसको बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है, क्योंकि इसमें हम या तो विशाल समूहों के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम उनके औसतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि जैसे एक अर्थशास्त्री थे गार्डनर एक्ले, बहुत अच्छे ही तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जैसे एक हाथी है ना, हाथी हो गया, या इन्होंने इसकी तुलना करी है एक वन से, है ना, वन, है ना, कोई जैसे फॉरेस्ट है तो, है ना। अब जैसे हाथी है, अगर आप एक हाथी को ओवरऑल स्टडी करोगे कि उसका किस तरीके का उसकी बॉडी है ना, तो वो सारा किस में आएगा, वो तो आएगा मैक्रो में, है ना, समष्टि में। लेकिन अगर आप उसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करोगे तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो में, ठीक है। इसी तरीके से वन क्षेत्र है या एक फॉरेस्ट के बारे में है कि जो फॉरेस्ट है अगर आप उसको एज ओवरऑल पढ़ोगे तो वो किस में माना जाएगा, मैक्रो में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जो पेड़ हैं उनके बारे में स्टडी करोगे तो वो किस में आता है, माइक्रो में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया है एक्ले ने, काफ़ी ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि हाथी और वन से तुलना किसने की, गार्डनर एक्ले एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसका इस तरीके से इसकी तुलना करी है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में ही अगर कोई चीज़ है तो वो ही समष्टि में आएगी, लेकिन क्या होता है ना, कई बार कुछ उसके उपविभाग भी होते हैं, है ना, कुछ चीज़ों के उपविभाग होते हैं जिनको हम मैक्रो में रखते हैं, ठीक है। कि जैसे मतलब ओवरऑल जो पार्ट है पूरी इकोनॉमी में उसका अगर कोई सब पार्ट है तो उसको भी हम कई बार मैक्रो में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जैसे एक अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, ग्रेगरी मैनकीव, है ना, एनजी मैनकीव, ठीक है। कौन से अर्थशास्त्री थे, ये न्यू केनेजियन अर्थशास्त्री थे, न्यू केनेजियन अर्थशास्त्री थे, ठीक है। ये एक स्ट्रीम थी, स्ट्रीम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि मिल्टन फ्रीडमैन जो थे वो मुद्रावाद से संबंधित थे, है ना, मोनेटरिज्म उनसे रिलेटेड था, और जो कीन्स से रिलेटेड केनेजियनिज्म हो गया, क्लासिकल्स था जैसे वो एडम स्मिथ और रिकॉर्डो मिल हो गए, वो माल्थस हो गया, वो सारे क्लासिकल्स में आते थे, है ना। इसी तरीके से जो न्यू केनेजियनिज्म है वो किसका है, वो ग्रेगरी मैनकीव, उनके एक महान इकोनॉमिस्ट है, इस स्ट्रीम के थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने समष्टि को किसके साथ रिलेट किया, इन्होंने समष्टि को रिलेट किया जैसे हम कि जैसे कुछ तत्व इन्होंने बताए कि जैसे मुद्रास्फीति के बारे में जो स्टडी है, ठीक है, मुद्रास्फीति, है ना, प्राइस इन्फ्लेशन, है ना, जो कीमतों का लगातार बढ़ना, ठीक है। और बेरोजगारी हो गई जैसे, है ना,
अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट टू इकोनॉमिस्ट ये डेफिनेशंस वेरी करती हैं, बट अपने को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ से ये चीज़ रिलेटेड है ना। और इस तरीके से अगर हम इनको इकोनॉमिस्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं तो थोड़ा स्टडी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जैसे एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जैसे डॉर्नबुश एक महान अर्थशास्त्री थे, इनकी एक बुक भी आती है मैक्रो की, ठीक है। वो अभी आप डॉर्नबुश और फिशर की, है ना, इनकी बुक भी है। मैनकीव की भी माइक्रो और मैक्रो की दोनों बुक्स है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगी। और डॉर्नबुश और फिशर की भी जो मैक्रो की बुक है वो भी आपको पीडीएफ उसकी अवेलेबल हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी बुक है मैक्रो की। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, इन्होंने बोला कि ये किससे संबंधित है, ये दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति, दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति एवं अल्पकालीन उतार चढ़ावों, अल्पकालीन उतार चढ़ावों से होता है, से संबंधित है ना, से संबंधित है, ठीक है। और जिससे व्यापार चक्र बनते हैं, व्यापार चक्र बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति है ना, जो लॉन्ग टर्म अपने जो ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, और जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में रहती है, जिसे कि हम व्यापार चक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये किसके अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत आता है, ये समष्टि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ इकोनॉमिस्ट देखे और उनकी जो डेफिनेशंस देखी मैक्रो से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कि उसका जो नेचर और उसकी स्कोप क्या है ना, समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है और उसका महत्व क्या है ना, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, है ना, और उसका क्या क्या महत्व है ना। भी महत्व में हम किस चीज़ को देखते हैं, भी किन किन चीज़ों की स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे, है ना। और ऑब्वियसली बहुत विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत, किसी भी देश के ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो किस में आते हैं, समष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत व्यापक है इसका जो एरिया है ना। तो इसमें हम जैसे मान लो कि काफ़ी अच्छा डायग्राम इसका बुक्स में अवेलेबल कराया जाता है कि किन किन चीज़ों को इसमें शामिल करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कि आय और रोजगार का सिद्धांत, आय व रोजगार का सिद्धांत, ठीक है। आय और रोजगार के सिद्धांत में हम जैसे किन किन चीज़ों को आप पढ़ते हो, है ना। ऑब्वियसली जैसे मान लो क्लासिकल्स ने अपना अलग दिया था, कीन्स ने अपना क्लासिकल्स जो थ्योरी दी थी क्लासिकल ने, उसको काउंटर करते हुए कीन्स ने अपनी अलग से रोजगार सिद्धांत की थ्योरी दी थी, है ना। तो इस तरीके से इनमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, जैसे मान लो कि उपभोग फलन हो गया, है ना, जैसे कि उपभोग फलन हो गया, ठीक है। जैसे कि मतलब इनकम हमारा जो कंजप्शन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो उसको अलग अलग थ्योरीज में बताया गया, जैसे कि मान लो एब्सोल्यूट थ्योरी हो गई, है ना, रिलेटिव थ्योरी हो गई। उसके बाद जैसे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमने अभी पढ़ा फ्रीडमैन की, ठीक है। और उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी एक दी थी कुछ अर्थशास्त्रियों ने। तो इस तरीके से अलग अलग जो कंजप्शन की थ्योरीज हैं उनको इसमें पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद आता है विनियोग फलन ना, निवेश फलन, विनियोग फलन, है ना। इसको भी हम आय और रोजगार के सिद्धांत में पढ़ते हैं, ठीक है, कि निवेश जो है वो किस तरीके से इकोनॉमी में रहता है ना। और उसके बाद हम पढ़ते हैं गुणक के बारे में, मल्टीप्लायर के बारे में। और उसके बाद जैसे त्वरक, है ना, तो त्वरक एक्सीलरेटर जस्ट गुणक से उल्टा, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स हैं जो कि हम आय और रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और सेकंड जो है वो आता है कि सेकंड में जो पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, सामान्य मूल्य
स्तर का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी कुछ सब पार्ट्स रहते हैं। हमने जैसे पढ़ा कि मान लो जो मुद्रास्फीति है ना, मुद्रास्फीति, प्राइस इन्फ्लेशन बोल देते हैं जिसको, इन्फ्लेशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया अवस्फीति है ना, या मुद्रा संकुचन बोल देते हैं, मुद्रा संकुचन। ठीक है, फिर आता है एक होता है मुद्रा अपस्फीति है ना, अपस्फीति है ना, ये अलग अलग हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इंग्लिश में आप अच्छे से इनका समझ सकते हो, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और एक और होता है मुद्रा संस्फीति है ना। हिंदी में टर्म्स थोड़ी मुश्किल रहती हैं, आप इंग्लिश में इसको अगर करोगे तो अच्छे से इसको समझ सकते हो। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन है ना, रिफ्लेशन। इसको हम आगे थ्योरी जब आएंगी इनके, जब सब पार्ट्स पढ़ेंगे तब इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आता है, ये भी इसका सब पार्ट्स में शामिल है, सामान्य मूल्य स्तर के। फिर आता है तीसरा पार्ट, उसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे आर्थिक विकास के बारे में है ना, भी किसी भी देश का आर्थिक विकास कैसे होता है, और उस विकास के लिए जो नियोजन किया जाता है ना, जो भी प्लानिंग करी जाती है, कि वो प्लानिंग जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई है ना, उसके बाद जैसे अभी नीति आयोग को लाया गया है ना, तो नियोजन के सिद्धांत। ठीक है, ये भी एक मैक्रो का पार्ट है। ठीक है, कि जैसे मान लो क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाए, कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाए है ना, भी मान लो कोई भी देश को डेवलप करने के लिए है ना, किस तरीके की व्यू रचना या कौन से सिद्धांतों को आप देखोगे कि जब डेवलपमेंट पढ़ोगे, आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अलग अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट थ्योरीज हैं। हेरेड डोमर मॉडल है, सोलो मॉडल दिया गया था, फिर उसके बाद बिग पुश थ्योरीज हो गई है ना, तो मिनिमम एफर्ट थ्योरीज भी बहुत से ऐसी रही कि जैसे एक मिनिमम बिग पुश इकोनॉमी को मिलना चाहिए ताकि वो आगे, और कुछ बैलेंस थ्योरीज थी, कुछ अनबैलेंस थ्योरीज थी है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आर्थिक विकास और नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है कि व्यापार चक्रों के बारे में ना, तो व्यापार चक्रों के सिद्धांत भी किसके अंतर्गत आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यापार चक्र के सिद्धांत। ठीक है, व्यापार चक्र के सिद्धांत। और मान लो इनके लिए जैसे अपने कौन सी नीतियां जो है, मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति है ना, मतलब किन नीतियों के थ्रू इनमें समायोजन लाया जा सकता है या इनको ठीक किया जा सकता है ना, भी व्यापार चक्र के दुष्प्रभाव क्या हैं है ना, क्या इनकी प्रकृति होती है ना। तो ये सब की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैक्रो के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा जाता है। फिर आता है कि जो पांचवा जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि मान लो टर्म ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं अपने, टीओटी बोल देते हैं जिसको है ना, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे है ना, जब भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक्स में अपने थ्योरीज आप देखोगे। ठीक है, तो व्यापार शर्तें होगी, विदेशी विनिमय यानी एक्सचेंज रेट जिसको अपने बोल देते हैं है ना, एक्सचेंज रेट यानी कि $1 इज इक्वल टू जैसे मान लो 80 रुपीज़ है ना, तो ये इसका निर्धारण कैसे होता है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ये निर्धारण करती है। ठीक है, और इनमें अगर उतार चढ़ाव आता है तो वो किस तरीके से आता है, तो ये सारा किसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपने, इस पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय में पढ़ते हैं। फिर आता है कि जैसे मान लो मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत, मुद्रा व बैंकिंग के सिद्धांत। ठीक है, अब बैंकों से रिलेटेड है ना, साख का निर्माण जैसे हम पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक आरबीआई जैसे भारत का है ना, इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक बैंक हैं, उनके काम क्या है, क्या उनकी तरीका है ना, किस तरीके से आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। इवन जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अगर कोई जैसे संस्थाएं हैं, आईएमएफ है ना, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम देखते हैं। ठीक है, जो कि एक मैक्रो का विषय है। फिर आता है कि जैसे राजस्व के सिद्धांत, राजस्व के
सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं अपने, है ना, सरकारी व्यय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आय के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इनकम के बारे में देखते हैं, और इवन डेट के बारे में भी पढ़ते हैं अपने, है ना, लोन के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का जो जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, है ना, तो विभिन्न प्रकार के घाटे जो हैं वो भी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो ये आता है कि वितरण का समष्टि सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी उत्पादन के साधन रहते हैं, उन उत्पादन के साधनों का जो राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा है वो कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, भी मान लो जैसे मजदूरी का राष्ट्रीय आय में हिस्सा कितना है ना, और विभिन्न साधन जो हैं उत्पादन के, उनका राष्ट्रीय आय में जो सापेक्षिक हिस्सा है ना, उसको निर्धारित करने में इन सिद्धांतों को पढ़ा जाता है ना। तो ये वितरण के सिद्धांत ये समष्टि का पार्ट माना जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उस समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है और उनमें किन किन चीज़ों का महत्व रहता है और किन किन चीज़ों को हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।